राधे राधे स्टूडेंट्स। चलो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ना शुरू किया था। उसके अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे। हमने जो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जो शुरू करी थी, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने न्यूट्रिशन तक की बात कर ली थी। ठीक है, न्यूट्रिशन में शुरुआत कर ली थी, प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको दो ही चीजें पढ़नी है 10th क्लास में, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में भी ह्यूमन बींग्स ही पढ़ना है। ठीक है, यही अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है और यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठेगा। अब देखो, हमने ये चीज पढ़ ली, प्लांट्स के अंदर पूरा हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरे पे डिपेंड है। हेटेरोट्रॉफिक विषम विषम पोषी। ठीक है, अब देखो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर तीन टाइप का होता है। जो विषम पोषी जो होता है वो तीन टाइप का होता है। वो मैं आपको सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब देखो, ये मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूं क्योंकि तीनों चीज चलो लिख देता हूं मैं। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब देखो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, तीनों में डिफरेंस क्या है? सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड, जो भी चीज, मृत जीवी जो होते हैं ना, जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, उनके अंदर जैसे फंजाई हो गया, कवक हो गया, ये क्या करते हैं? खुद का न्यूट्रिशन इनसे लेते हैं। ठीक है, वो होते हैं सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? जो जिंदा है, जीवित चीजों से, जो अलाइव है जो चीजें, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जैसे अमरबेल हो गई। अमरबेल क्या करती है? प्लांट्स के ऊपर चढ़ती है और फिर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेती है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती और उनसे अपना न्यूट्रिशन भी ले लेती है। ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें, जू होती है। ठीक है, पहले के जमाने में तो बहुत अच्छे से जानते थे, आजकल के तो भूल भी गए होंगे। ठीक है, जू जो होती है वो क्या करती है? अपना पोषण ले लेती है, अपने न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग से ले लेती है या फिर एनिमल से ले लेती है और उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ठीक है, ये तीनों हो गए। होलोजोइक में क्या गए? एनिमल्स, ह्यूमन बींग आ गए, जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हम पूरा अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब हम होलोजोइक में जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑर्गन्स की। तो इसके अंदर ऑर्गन्स आ जाते हैं अपना माउथ, बकल कैविटी, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में अपना स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। और इसके अंदर जो ग्लैंड्स की अगर बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड मैंने बता दी, तीन होती हैं, दो इधर होती हैं और एक आगे की तरफ होती है। दो कान के पास, एक आगे इधर होती है, मसूड़े के नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब टंग के नीचे की तरफ, मसूड़े के पास। तीन होती हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और एक होती है अपना लीवर, यकृत, और एक होता है अग्नाशय, पेनक्रियास। ये सारे हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम इसका पूरी चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो हम फूड का इजेशन करते हैं, ठीक है, इंजेशन करते हैं फूड का, सबसे पहले हम 5 चीजें होती हैं। इंजेशन, इंजेशन के बाद में अपना फूड अंदर जाएगा। सबसे पहले इंजेशन, हमने खाया, खाने के बाद वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या होगा? डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में उसका होगा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। डाइजेशन का मतलब कभी भी फूड से एनर्जी बनाना नहीं होता, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है ना, वो कभी भी प्रोटीन, फैट, ये सब है ना, इनको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं भेज सकते उन तक। तो हम क्या करते हैं? उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में, फैट है उसको फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो सिंप्लीफाई होने के बाद ब्लड के थ्रू जाती है। ठीक है, अब वो सिंप्लीफाई करने की जो प्रोसेस है, वो सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस क्या होगी? डाइजेशन। और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में जो भेजेंगे ना, वो होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने 3 चीजें देखी। इंजेशन मतलब अंदर लिया, डाइजेशन मतलब उसको सिंप्लीफाई करा, एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड से उसको, मतलब एब्जॉर्ब करके ब्लड में उसको भेज दिया, एब्जॉर्ब किया ब्लड में भेज दिया, एब्जॉर्प्शन हो गया। चौथा होता है एसिमिलेशन, जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, सेल में पढ़ते हैं, क्योंकि एसिमिलेशन में रेस्पिरेशन भी आ जाता है। क्योंकि वहां से एसिमिलेशन में क्या होता है? जो हमने फूड लिया है, जो ग्लूकोज बना है, उससे एनर्जी बनती है। तो एसिमिलेशन हम कहाँ पढ़ेंगे? सेल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बच जाता है इजेशन, मतलब जो वेस्ट बन गया वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है और एनस से बाहर निकाल देते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इंजेक्शन करा तो फूड जाता है माउथ में, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में सब एक चीज होती है, टीथ। ठीक है, अब टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ डाइजेशन में काम करते हैं या नहीं करते?
बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये फिजिकली करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ भी खाया तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में चबा देते हैं, उसको पीस देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में पीस देते हैं। फिर उसके बाद जो टंग होती है उसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होती है ना, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, सॉरी एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज, जो अपने मुख के अंदर, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा हार्मोन निकलेगा, सैलिवरी एमाइलेज। ये एंजाइम निकल के क्या करता है, अब ये एंजाइम कुछ काम करता है या नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल काम करता है। उसका काम क्या होता है, ये अपने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कंप्लीट नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत यहां से शुरुआत हो जाती है। एमाइलेज जैसे इसके अंदर मिक्स होगा, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करना शुरू कर देता है। और उसमें हेल्प कौन करता है, टीथ जो है, टीथ ने क्या किया, उसको पीसा, चबाया, उसके बाद टंग ने क्या किया, उसके अंदर एमाइलेज मिक्स कर दिया, फिर वो फूड आगे लुगदी बोलते हैं उसको, ठीक है, लुगदी बन जाती है, वो खाने की जो भी हम खाना खाते हैं उसकी लुगदी बन जाती है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटना शुरू हो जाती है यहीं पे। तो अपना जो अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन का स्टार्ट कहां से होता है, तो वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। अब टीथ 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, जिनके सबके अलग अलग फंक्शन है, जो हमारे लिए 9th क्लास में है, 10th क्लास में इनका नहीं है, मतलब ये टॉपिक नहीं है। टीथ का हो गया, बकल कैविटी हो गया। इसके बाद फूड आगे जाता है ईसोफेगस में, ठीक है, दिख रहा है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हिंदी में हम बोलते हैं ग्रसिका, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड हो गई, और ये माउथ है, बकल मुख हुआ, ठीक है। अब देखो ग्रसिका के अंदर जैसे ही, अब देखो इसके अंदर से पाचन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ काम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जैसे फूड हमने खाया तो स्टमक तक भेजना है, तो इसमें क्या है, इसकी जो मसल्स होती है उनमें एक मूवमेंट होता है, ठीक है, एक मूव करती है भोजन को, जो अपना खाना होता है उसको आगे की तरफ मूव करती है, उसको मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन, कि ईसोफेगस की जो मसल्स होती है उनके अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर हिंदी में क्रमानुकंचन गति, क्रमानुकंचन गति। उसमें होता क्या है, जैसे मान लो खाना यहाँ पे है, ये ईसोफेगस है, खाना इस जगह पे है, तो यहाँ से यहाँ वाली मसल्स क्या करेंगी, इसको प्रेशराइज करेंगी, तो जैसे ये प्रेशराइज करेंगे तो यहाँ से फूल जाएगा। अब यहाँ से फूलेगा तो फिर ये वाली यहाँ से प्रेशराइज करेंगे तो आगे खिसकता जाएगा, तो जो पीछे वाली है वो प्रेशर करेगी, आगे वाली फूल जाएगी, फिर ये आगे वाली प्रेशर करेगी, फिर आगे वो आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ चला जाता है, स्टमक में, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई क्लियर। अब बात करते हैं स्टमक की, ठीक है। स्टमक के अंदर 3 चीजें सीक्रेट होती है। स्टमक के अंदर कौन कौन सी 3 चीजें सीक्रेट होती हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर एक तो हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, सॉरी, एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, एमिनो एसिड में ब्रेक करता है प्रोटीन को। ये मैंने अभी आपको शुरू में बता ही दिया था, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। ये कहां से सीक्रेट होता है, ये इनकी वॉल से सीक्रेट होता है, स्टमक की या फिर आमाशय, ठीक है। आमाशय की वॉल से क्या सीक्रेट होगा, पेप्सिन, और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करेगा पेप्सिन, ठीक है। इसके बाद में इससे और क्या क्या निकलता है, स्टमक, यहां लिख देता हूं मैं, स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आप सोचोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता क्या है, हार्मोन भी मैं, सॉरी प्रोडक्ट भी बता दो इसका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और ये इतना खतरनाक अम्ल है, इतना खतरनाक एसिड है, जो बर्न कर सकता है अपनी स्किन को, वो हमारे अंदर क्या कर रहा है, ये फूड का मीडियम चेंज करता है, जिससे पेप्सिन अपना काम करता है, फूड का मीडियम एसिडिक कर देता है। प्लस इसका दूसरा काम क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया तो खाना कभी भी प्योर नहीं होता, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही HCl के अंदर जाएंगे ना, तो HCl क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, क्योंकि इसका ये बहुत हार्मफुल होता है, अगर डायरेक्ट अपनी स्किन पे लग जाए ना तो स्किन को बर्न कर सकता है, इतना ज्यादा हार्मफुल होता है एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कहां से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, और हमारे स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज क्या निकलती है, 2 चीजें हमने पढ़ ली, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकला और पेप्सिन एंजाइम निकला। पेप्सिन ने प्रोटीन तोड़ा और इसने
जो भी बैक्टीरिया थे उनको खत्म करा। इसके बाद निकलता है म्यूकस। म्यूकस, अब देखो HCl हार्मफुल है, ठीक है, अभी हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमारे अंदर है फिर भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्यों? क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस इसकी लेयर पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टोमक को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है HCl से। HCl इसको जो म्यूकस होता है इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। ये चीज हो गई स्टमक तक। स्टमक तक का हमने पूरा सिस्टम पढ़ लिया। अब फूड आगे चल के जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप सोचोगे लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो छोटी आंत, छोटी आंत ये होती है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत ये होती है 1.5 मीटर। अब देखो छोटी आंत बड़ी आंत, इनके अंदर छोटी आंत लंबी होती है लेकिन बड़ी आंत छोटी होती है। फिर भी उसको बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो व्यास होता है ना, जो उसकी मोटाई होती है वो ज्यादा होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी कम होती है। लेकिन लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की कम होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आएगा ना, मैक्सिमम फूड का डाइजेशन, मैक्सिमम क्या, लगभग फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन तो 100% इधर ही होता है, फूड का डाइजेशन छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से एंजाइम भी होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जूस भी होते हैं जो यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर ग्लैंड है, लीवर का जो सिक्रेशन होता है वो इसके अंदर आता है, लीवर यकृत, यकृत। अब यकृत से क्या सीक्रेट होता है, देखो इधर आओ, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। किससे? लीवर से, दिख रहा है, लीवर से बाइल जूस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी बाद में भी ले सकते हो। लीवर से क्या सीक्रेट हुआ, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ये क्या करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे, मीडियम किसका, जो फूड एसिडिक मीडियम में आया ना उसका मीडियम बेसिक कर देंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम कर देंगे। प्लस जो फैट होता है, क्या फैट, फैट वसा, ठीक है, फैट जो होता है ना, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में भी कौन कन्वर्ट करेगा, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। प्लस ये मीडियम चेंज करते हैं, ठीक है। ये कहां से सीक्रेट होगा, ये सीक्रेट होगा लीवर से, और लीवर से सीक्रेट होके डक्ट के थ्रू ये आ जाते हैं इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, डक्ट के थ्रू आते हैं, डक्ट के थ्रू। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लीवर के बारे में अगर पूछे तो हम आगे ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, उसमें सेकंड टाइप की है, और दूसरा है पेनक्रियास ग्लैंड, ठीक है। ये अभी हार्मोन पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इनके सिक्रेशन डक्ट में होने को क्या बोलते हैं और ब्लड में होने को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब पेनक्रियास की हम बात करें तो पेनक्रियास ग्लैंड एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन मतलब जो ब्लड में खुद का सिक्रेशन करते हैं, एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन करते हैं, वो होते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। अब पेनक्रियास क्या है, हिंदी में बता दो आपको मैं, बहिश्रावी और अंतःस्रावी, ठीक है, बहिश्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, ओके। अब पेनक्रियास से, पेनक्रियास अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय जो होता है, इससे जो पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं वो भी आके इसी डक्ट के थ्रू इसमें मिल जाते हैं। अब पेनक्रियास से हमने इसके देखिए, लीवर से क्या क्या निकलते हैं, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट निकलते हैं। अब हम बात करें पेनक्रियास की, अग्नाशय की अगर हम बात करें तो इससे निकलता है तो ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। अब ट्रिप्सिन देखो, सिन और सिन, क्लियर, सिन और सिन का मतलब ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, ये क्या कर रहा था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर रहा था। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट रह जाए तो डाउट आप पूछ सकते हो बेहिचक कमेंट करके, मैं उसको 100% सोल्व करूंगा। एक भी कभी अपन छोड़ेंगे नहीं, अपना एग्जाम आ रहा है, एग्जाम से पहले हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, और लाइपेज लिपिड, लिपिड वसा,
ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड। समझ गए, ठीक है। अब यहां तक का अपना काम हो गया। ये दोनों जो अपनी ग्लैंड थी, ग्लैंड तीनों आ चुकी, सलाइवरी एमाइलेज, ट्रिप्सिन के सॉरी ट्रिप्सिन और लाइपेज किससे आए, इससे अग्नाशय से, अग्नाशय से, पैनक्रियाज से, और बाइल जूस और बाइल सॉल्ट किससे आए, पित्तरस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बाइल जूस को पित्तरस भी बोलते हैं, जो अपने लीवर यकृत से आता है, ठीक है। इनके अपने फंक्शन भी देख लिए और इनके सिक्रेशन भी देख लिए। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये जो पूरी ऐसे घुली मिली सी है ना ये स्ट्रक्चर, इसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर सारा काम जो होता है यहीं पे होता है। ये सारे एंजाइम आए और इसके अंदर मिल गए, ठीक है। सारे एंजाइम आए और इसके अंदर मिल गए। अब इसके अंदर जैसे ही मिले ना, तो हमारा जो खाना आया यहाँ पे, उसके अंदर प्रोटीन भी थे, फैट भी थे, कार्बोहाइड्रेट भी थे। अब वो सारी चीजें यहाँ पे ब्रेक होना शुरू हो गई। ब्रेक होना मैंने आपको सारे एंजाइम बता दिए, ठीक है, किस किस से क्या क्या ब्रेक हुआ, ठीक है। बस फाइनल ये है कि हमारे जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट आए, कार्बोहाइड्रेट इधर आके बन गए ग्लूकोज में। ये और भी जैसे सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, इनके अंदर भी माल्टोज है, इनके अंदर भी थे। लेकिन ये जो इसमें कन्वर्ट हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माल्टेज, सुक्रेज, ये एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। उनसे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सुक्रोज है, सुक्रेज एंजाइम से ग्लूकोज में बन गया, माल्टेज एंजाइम से इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपना बचा प्रोटीन। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, एमिनो एसिड। और फैट, इधर लिखता हूं, फैट वसा, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये चीजें कन्वर्ट हो गई। यहां तक हमारा फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। सारी चीजें किसमें बदल दी अपने, इजियर, जितना उनका इजी फॉर्म है ना उसके अंदर सिंप्लीफाई हो गई ये चीजें। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद में इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां तक का फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, ये अपनी छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत के अंदर ये छोटी छोटी ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, अंगुलियाकार संरचना होती है, जो खुलने पे ऐसी हो जाती है। इनको बोलते हैं विलाय, ठीक है। अब इन विलाय का फंक्शन क्या होता है, विलाय ऐसी अंगुलियों जैसी संरचना होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब इन्हीं से होता है। उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। ब्लड कैपिलरीज मतलब हिंदी में बोलते हैं रक्तिकाएं, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज होती है इनके अंदर, जो अपने भोजन का अवशोषण करती है। भोजन से जो सिंप्लीफाई होना उसका अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप खुद चेक कर लेना। साइंस की क्लास चल रही है, इंग्लिश की नहीं चल रही है। लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है किसका, जो भी हमने डाइजेस्ट करा ना उसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, विलाय के थ्रू हो जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा सब कुछ। अब जैसे ही ब्लड के अंदर गया, ब्लड उसको ले जाएगा सेल के पास। सेल के पास जैसे ले जाएगा, हमने तीन चीजें कवर कर लिए, डाइजेशन अपना हो गया, एब्जॉर्प्शन अपना हो गया, इंजेशन अपना हो, सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन और फिर एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद मैंने क्या बताया था, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का काम क्या होता है, एसिमिलेशन का सेल में फंक्शन होता है, जो भी ग्लूकोज, फैटी एसिड और ये अपने एब्जॉर्ब हुए ना, ये जाएंगे सेल के पास। सेल के पास जाएंगे, उधर से आएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना ही काम है। डाइजेशन तो हो चुका। अब आगे जाता है फूड अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत में जैसे ही खाना जाएगा, बड़ी आंत के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। बड़ी आंत के अंदर सिर्फ इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जो वाटर एक्स्ट्रा बच जाता है वो बड़ी आंत के अंदर एब्जॉर्ब होता है। प्लस इसके अंदर कुछ फूड जो अपना वेस्ट बचता है ना, उसको सिंपल किया जाता है, ठीक है, जिससे वो थोड़ा चिकना हो जाता है, ठीक है, जिससे बाहर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आ जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, अपेंडिक्स, ठीक है। ये हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अवशेषी अंग का मतलब होता है हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे,
उनके अंदर ये चीज काम करती थी, लेकिन हमने इसका यूज नहीं किया, तो धीरे धीरे इसका फंक्शन खत्म हो गया और यह वेस्टिजल ऑर्गन के रूप में रह गया। क्यों? ये काम क्या करती थी, सेल्यूलोज जो होता है ना, जो ग्रीन प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, उसका डाइजेशन इसमें होता था। अब सेल्यूलोज हम यूज ही नहीं करते तो उसका डाइजेशन क्यों होगा? ठीक है, तो यह वेस्टिजल ऑर्गन के फॉर्म में हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद फूड बड़ी आंत से आता है रेक्टम में, रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमारी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको इसकी पांचों जो स्टेप थे वो पांचों स्टेप आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहले इंजेक्शन, फूड अंदर लिया, बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी के अंदर इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइल एंजाइम मिक्स हुआ जिसने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया। तो इतना सा ध्यान रखना है। डाइजेशन कहां से शुरू होता है? बकल कैविटी से। इसके बाद फूड गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस फूड पाइप या फिर इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है। इसके बाद फूड गया स्टमक में, आमाशय में। आमाशय में जाने के बाद में फूड के अंदर तीन चीजें मिक्स हुई, गैस्ट्रिक जूस HCl। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकला, उसको बोलते हैं HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसने मीडियम चेंज करा और जो भी बैक्टीरिया थे उनको खत्म किया। साथ में म्यूकस जो इसकी स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा निकला पेप्सिन जो प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर जूस, लीवर के जो भी जूस है वो लीवर जूस, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, और पेनक्रियास ग्लैंड के पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर ट्रिप्सिन और लाइपेज ये मिक्स हुए। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूस थे जैसे माल्टेज, लैक्टेज, ये इसके अंदर लैक्टोज शुगर लैक्टेज से टूटती है। लैक्टोज किस में होती है? मिल्क में, और दही में लैक्टेज शुगर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे ब्रेक होके और इनका एब्जॉर्प्शन हुआ विलाई के थ्रू। विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये ब्लड से अपने सेल के पास चले गए और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके इनका वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, लास्ट में रेक्टम में चले गए, एनएस के थ्रू इनका इजेशन हो गया। ठीक है, सारे पॉइंट याद हो गए होंगे आपको। अभी भी अगर कोई डाउट, कहीं भी कुछ चीज छूट जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।